Hello everybody, you are watching me live. Do let me know that ma'am you're audible, visible and live. जल्दी से एक बार बता देंगे फटाफट से सभी प्यारे बच्चे जल्दी से आ जाएंगे. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड लॉट्स ऑफ गुड मॉर्निंग. ठीक है, चलिए. गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग क्रिएटिविटी, ख्याति, रीना, शिवानी, ज्योति, विद्यावती, बहुत बढ़िया नाम है, निखिल, वामी, चलिए. हेलो दीपक, दीक्षा, नितेश, चलिए. कुरान बॉय, क्वीन बॉय, अर्पित, गुड मॉर्निंग. चलिए, बहुत सारे प्यारे बच्चे आ चुके हैं. चलिए शुरू करते हैं. बहुत बढ़िया, एकदम भंडार लगा दिए गुड मॉर्निंग का. ठीक है, सब कुछ बढ़िया है. स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में. और आज की इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, एज यूजुअल जो हमारी आज ये 10th क्लास है, ये रहेगी हिस्ट्री की और बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारा एनालिसिस करना है. ठीक है, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया. मैम बाकी क्लासेस कहाँ मिलेंगी? आप एक सेक्शन होता है यूट्यूब के चैनल पर, जब जाओगे तो उधर लाइव का सेक्शन होता है, उस पर क्लिक करना, छोटू सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो मेरी बाकी 9 क्लासेस में मिल जाएंगी. ठीक है, चलिए. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच श्रेया, हितेश, मोहम्मद, मजहिद, रोशनी, प्रतिभा, बहुत बढ़िया. चलिए, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं. आज की क्लास में हम करने वाले हैं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आज की क्लास में हम करने वाले हैं इतिहास. और इतिहास आप लोगों को लगता होगा कि बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन हम आ गए हैं उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाने आप सभी के लिए. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए जानकारी दे दें तो हमारी जो क्लास है वो ऑलरेडी आपको पता है मंडे टू फ्राइडे फिक्स हो गई है. रोज 11 बजे आप लोगों ने पधार जाना है. जिस दिन क्लास नहीं होगी ऑब्वियसली उसके एक दिन पहले हम तुम्हें बता ही देंगे. ठीक है, बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो. और वो जो क्या बोलते हैं उसको, कोई भी नया अपडेट आएगा तो यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो. कोई डाउट आ रहा है, कल मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आए जहां पर बच्चों ने अलग अलग अपने अपने डाउट्स पूछे और मैंने रिप्लाई भी किया. ठीक है, तो यहाँ पर ये हम सारी चीजें हैं. आज का पहला क्वेश्चन दिखा रहे हैं, 6th क्लास से है और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. बिना समय को गंवाए फटाफट बहुत सारा नॉलेज गेन करते हैं. पेपर में आज से 1 महीना रह गया है, टाइमर लगा लो, 30 days टू गो. ठीक है, चलो करो क्वेश्चन को. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन. निम्नलिखित कथनों में से पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए. अशोका's धम्मा इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड एंड परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस. अशोका's appointed official known as Dhamma Mahatma who went from place to place teaching people about Dhamma. बताओ भाई, मैम जल्दी से बताएंगे आंसर. ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया. मुकेश, दुर्गा, प्रेम, शिवानी, प्रियंका, वेरी गुड. अब देखो क्या है, कहां से पूरा चैप्टर है, पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं. वैसे हमने यहाँ पर प्रूफ लगाया है क्या? ऑब्वियसली यहाँ पर हमने आपके लिए जो हमारा चैप्टर है, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, ये है हमारा क्लास 6ठी का चैप्टर है. 6ठी का चैप्टर है. क्या कहता है? ये कहता है क्या, हमें भी नहीं पता, लेकिन हम जान लेंगे ना. ये है हमारा फ्रॉम अ किंगडम टू एम्पायर. सुपर से भी डुपर चैप्टर. अब ये कहानी कौन बताएगा कि ऐसा क्या हुआ था कि अशोक को धम्म अपनाना पड़ा था या अपना एक धम्म रिलीज करना पड़ा था? जल्दी से मुझे ये बताएंगे, फटाफट से बताएंगे मुझे ये बात कि आप लोगों को क्या पता है कि अशोक ने ये धम्मा क्यों अपनाया था, एक्चुअली में क्या हुआ था. देखो सिंपल सी बात ये है कि अशोका ना गिरगिट की तरह था. पहले बहुत बढ़िया बन के दिखाता था. पहले इसने बहुत पूरे हिंसा करी है ना, इसने अपने 100 के 100 भाइयों को मार गिरा के गद्दी पर ये बैठ गया. लेकिन एक दिन इसके जिंदगी में ऐसा हुआ कि इसने अपना पूरा गिरगिट की तरह रंग ही बदल लिया, और वो था कलिंग का युद्ध. अब ये जो कलिंग है ये उड़ीसा के कोस्टल एरिया पर एक छोटा सा गांव कह सकते हैं उस समय का. वहां पर जो राजा होता था वो बहुत ज्यादा आजादी चाहता था अशोका के रूल से, तो वो विद्रोह कर रहा था. और अशोका उसकी आवाज दबाने के लिए अपनी फौज को भेज देता है, और वहां पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो सारे मर जाते हैं. यानी कि गांव का गांव यहाँ पर मृत्यु जो है पा लेता है, खत्म हो जाता है, और चारों तरफ खून खराब होता है. फिर अशोक को रियलाइज होता है कि अरे अब जब लोग ही नहीं होंगे तो मैं इस जगह का करूंगा क्या. और उस दिन से वो शपथ ले लेता है कि अब मैं यहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें लोगों को बताना शुरू करूंगा. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. एक बार इसको रीड आउट करते हैं बहुत बढ़िया से. यहाँ पर देखो क्या लिखा है. अशोका का धम्मा डिड नॉट बिलीव इन द वर्शिप ऑफ अ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस. जैसे पहले बलि दी जाती थी ना, वैदिक काल में सारी बलि दी जा रही है
और भगवान की जो है मूर्ति की पूजा करी जा रही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ था कि उसको लगा कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को कुछ शिक्षा देते हैं, वैसे मुझे भी अब अपने लोगों को कुछ ना कुछ टीचिंग्स देनी होगी, जो कि बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर होकर लोगों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे से बहुत तमीज से पेश आना, बिल्कुल भी खून खराबा नहीं, बिल्कुल भी हिंसा नहीं, एकदम गांधी जी की तरह, है ना। बस यही सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और इसी में ही उन्होंने एक अपॉइंटमेंट करते हैं, एक मैसेंजर जो कि जगह जगह जाके उस मैसेज को देगा और उस मैसेज में दर्शाएगा कि किस प्रकार से आपको एकदम प्यार और भावना जो है अपनी बना के रखनी चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े करने चाहिए। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं, आप बताओ जल्दी से। तो क्या वो यहाँ पर भगवान की पूजा करने के लिए बोलता था, या फिर वो कुछ ना कुछ बलि देने के लिए, कर्मकांड करने के लिए बोलता था? ये तो नहीं बोलता था। तो ये तो हमारा फॉल्स ही हो जाएगा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है कि हाँ जी मैम, उसने एक ऑफिशियल एक मैसेंजर टाइप अपना धम्म महात्मा बनाए थे, जो जगह से जगह जाके उनके धम्म के बारे में लोगों को बताते थे। ठीक है। उसके बाद ही अपनी बहुत सारी पिलर्स भी लगवाता था, बहुत सारी प्रशस्ति भी लगवाता था, है ना। अब मुझे ये बताएंगे कि इनकी ये जो पिलर्स लगवाते थे, इसको डेसिफर किसने किया? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ए फॉल्स है, लेकिन मैम बी सही है। ठीक है। अब इसके बहुत सारी बातें हैं। अब अशोका का नाम था देव नाम प्रियदर्शी, यानी कि देवों से भी प्रिय, एक ऐसा इंसान जो देवों को भी बहुत प्रिय है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर सबसे पहले आंसर दिया है दुर्गा श्रीवास, अंजलि गुलेरिया, जहान, अमरदीप पंडित। बहुत बढ़िया। यस, हीज नेम वाज काजल तोमर। बेटा बहुत बढ़िया। जेम्स प्रिंसेप जो व्यक्ति थे, है ना। अब इसने क्या करा ना, इसने बहुत सारी अपनी प्रशस्ति लिखवाई। प्रशस्ति पिलर्स, प्रशस्ति का मतलब ही होता है अपनी प्रशंसा में पूरे के पूरे, जैसे मान लो मैं हूं, है ना, और मैंने बहुत बच्चों को मारा पहले, है ना, क्लास 8 और 9 और 10 के बच्चों खूब कूटा। फिर मुझे रियलाइज हो नहीं यार ये तो गलत बात है। फिर वो बच्चे बड़े हो गए और वो बच्चे जहां जहां पर भी उनकी जॉब लग गई, वो जहां जहां पर भी रहने लग गए, मैं वहां जाके ना अपने किसी लोगों को भेजो कि मेरी प्रशंसा में बड़ा सा एक बिलबोर्ड लगा दो और उस पर लिख दो वर्षा मैम इज द बेस्ट, और ये और वो, है ना। तो इसने भी ऐसे ही करवाया। और जब ये अपनी प्रशंसा करवाता था तो अरे ये अपनी प्रशंसा करवा रहा, फिर जाके पता चला कि अच्छा ऐसे हुआ था, फिर इसने अपना रंग बदल लिया। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आंसर आपको मिल ही गया है। चलो बताओ जल्दी से। एक्सक्यूज मी, अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़े आराम से बोलते हैं वरना खांसी ही आ जाएगी। बेटा क्लास की टाइमिंग है 11 AM एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे। Consider the statement A and B. Wood's dispatch. Choose the correct answer. Wood's dispatch argued that European learning would improve the moral character of Indians. अच्छा, the literature of the East was error-free. Wood का नीति पत्र यह तर्क देता था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों को नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, पूरब का साहित्य त्रुटि रहित था। तुम लोग इतने सारे सही जवाब कैसे दे रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है। नो, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि तुम लोग सारे सही जवाब दे दो। कहां से तुम लोग चीटिंग करके लेके आ रहे हो? चलो इसको भी समझते हैं, कहानी को। पहले इस कहानी को समझते हैं और इस कहानी को समझने के लिए हमें इसके थोड़े से देखते हैं प्रूफ है क्या इसका। बिल्कुल है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा क्लास 8 का एक चैप्टर है। अब ध्यान से सुनना जो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। अंग्रेजों ने वो हर कोशिश करी कि जिससे हम पनप ही नहीं पाए। अंग्रेजों ने हमें हर फील्ड में ये दिखाने की कोशिश करी कि भारतीयों को कुछ नहीं आता है, वो निहायत ही बेवकूफ है और हम ही उन्हें सुधारने आए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमें बचपन से ही सिखाया जा रहा था। जब से अंग्रेजों ने यहाँ पर यूरोपियंस ने अपना आगमन किया था तो उन्होंने हमें यही दर्शाया कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ज्यादा विद्वान हैं, है ना। और ये चीजें करते करते उन्होंने हमारे पुलिसिंग सिस्टम, हमारे जीने के तरीके, हमारा फार्मिंग सिस्टम, हमारे बच्चों की लाइफस्टाइल, हर चीज में दखल अंदाज करके उसको बदलने की कोशिश करी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे तुम्हें को परिवर्तन करना है, धर्म परिवर्तन करना है, तुम्हारी सोच परिवर्तन करनी है, तो पहले मुझे ये दिखाना पड़ेगा ना कि मैं तुमसे ऊपर कैसे हूं। और ये लोग ऐसे ही दिखाते थे कि कोट पैंट पहनने वाला बहुत बढ़िया होता है, तो भाई तुम अपनी धोती साड़ी पहनना तभी तो छोड़ोगे। इसी प्रकार से ये दिखाते थे कि हमारी जो शिक्षा है
जो शिक्षा हम बच्चों को देना चाहते हैं उस पर हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कैसे करें। और जब भी हम कुछ भी करते थे तो ये नया कानून भेज देते थे कि हम लोग एक नया कानून लेके आए, इसको फॉलो करो, तुम भी हम जैसे बन जाओगे। और अपने जैसा बनाने के चक्कर में ही तो सारी कहानी है, अपने जैसा बनाएंगे तभी तो पैसा कमाएंगे। अब यहाँ पर चैप्टर का नाम है सिविलाइजिंग द नेशन, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन, चैप्टर का नाम है ये, एजुकेटिंग द नेशन। इसी में कि किस तरीके से स्टूडेंट्स की लाइफ को तबाह करने की, उनको ब्रेन वॉश करने की या उनको बेहतर बनाने की कोशिश करी गई थी। मैम बफरिंग हो रहा है, बफरिंग क्यों हो रहा है भाई? अब ठीक है, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी क्लास में बफर ना हो, ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता कि हमारी क्लास में कुछ नजर ना लगे। अब देखो यहाँ पर पूरा पढ़ देता है तुम्हारे लिए, अगर तुमको नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो मैं पढ़ देती हूँ। अब वो डिस्पैच वाज रिलेटेड टू एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ये परिवर्तन करना चाहता था एजुकेशनल रिफॉर्म्स में। वुड्स डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यूड दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इंप्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस, पहला ही सेंटेंस है कि डेफिनेटली वो कहता था ना तुम्हारे नैतिक जो है कैरेक्टर में सुधार आएगा, तुम बढ़िया बढ़िया सोचने लगोगे, तुम्हारे दिमाग के मिनट और जिंदगी जैसे दरवाजे खुल जाएंगे, इस प्रकार से ही बातें कहते थे। अब कहते थे कि देखो हम तुमको सच बोलना है ना, एकदम ऑनेस्ट रहना सिखाएंगे और हम तुमको एक बढ़िया सिविल सर्वेंट बनाएंगे और ऐसा सिविल सर्वेंट बनाएंगे जिस पर हम भी विश्वास कर ले। लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि जो साहित्य था ना पूर्वी लोगों का, वो फुल ऑफ ग्रेव एरर्स था, यानी कि उसमें भंडार थे त्रुटि के, और भंडार थे और फिर भी वो लोगों को कुछ भी नहीं सिखा पाया, और फिर भी वो कोई स्किल्स जो भी रिक्वायरमेंट होती थी प्रशासन को चलाने के लिए वो भी नहीं दे पाया बच्चों को। तो ये यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जा रहा है इसी सवाल में। अब बताओ क्या हमारा ये सही है कि वो मॉरल कैरेक्टर हमारा ठीक करना चाहता था? मतलब अंग्रेज हमें बताएंगे कि क्या करना है ना। एक वो याद है, एक मतलब एक मुहावरा होता है, मेरी बिल्ली मुझको ही मियाओ, है ना। तो ये हमें ही सिखाने आए थे, हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना सिखा रहे थे। एब्सोल्युटली करेक्ट मोहम्मद शाहीन बेटा। तो वुड्स डिस्पैच डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, हमारा मॉरल कैरेक्टर इंप्रूव करने की बात करता है, हमें ही जो है क्या ही बोले। लिटरेचर एरर फ्री नहीं था, बहुत सारी त्रुटियां थी और कुछ प्रशासन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया, तो ये इनकरेक्ट है। अब ए ट्रू है और बी फॉल्स है। कहाँ है ए ट्रू बी फॉल्स? जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है। कोई दिक्कत परेशानी? गरम है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? यस, सी इज करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, सी हमारा करेक्ट है। आपको प्रूफ दिखा दिया। अब आप ये सोच लो कि किस तरीके से सीटेट वाले क्वेश्चन बनाते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़े, कि तुम कदापि एनसीईआरटी को छोड़े नहीं सकते हो। मतलब तुम ये देखो कि पूरा सेंटेंस उठा के देख, अरे भाई गलत जो है नहीं दिखाना था, सही दिखाना था, कहाँ गया ये रहा। अब तुम खुद देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कितनी भारी भरकम स्टेटमेंट है, कितनी भारी भरकम स्टेटमेंट है और उसमें से सवाल बनाया है। तो इसीलिए तो बच्चों को लगता है कि मैम हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है इतना इंपॉर्टेंट है लाइन बाय लाइन पढ़ना। लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिना एनसीईआरटी पढ़े नहीं कर सकते, आप प्रीवियस ईयर से भी कर सकते हो अगर आपके बहुत अच्छे से बेसिक्स क्लियर है। चलिए अगला सवाल करते हैं, बहुत बढ़िया, फटाफट से करो अगला सवाल, है ना। पता नहीं कहाँ से बैठ के सवाल बनाते हैं, अभी बना रहे होंगे सवाल, एक महीना तो बच गया है। आज 14 नवंबर है, 14 दिसंबर को पेपर है। अब भैया पूरा बैठे हुए होंगे एनसीईआरटी लेके, ठीक है, और पूरा एनसीईआरटी को छान मारेंगे कि क्या ही सवाल बना दे कि बच्चे को जो है घबराहट का पूरा नजारा ही दिखा दे। ठीक है, चलिए अगला सवाल करो जल्दी से। अब ये पूरा जो हमारा है, ये मुगल्स का जो पूरा जो मतलब रहा है, उन्होंने किस प्रकार से किससे क्या सत्ता छीनी है, इसका भी बहुत बढ़िया से आंसर आ ही गया है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर क्या है, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी जो है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। चलो भाई बता दो आंसर। बिल्कुल करेक्ट है, नम्रता, संतोष, अशरफ, रुचि, मनीषा, नम्रता, रेहाना, मुकेश, बहुत बढ़िया। द राइट आंसर इज एब्सोल्युटली जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें तो बहुत गहराई में जाना ना इसकी, हमें तो उसके जो है यहाँ पर गहराई तक इसको बिल्कुल ढूंढ के लेके आना। देखो अगर हम यहाँ पर बैटल ऑफ चौसा की बात करें तो बैटल ऑफ चौसा आपका हुआ था 1539 में। अब ये किस किस के बीच में हुआ था, आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअली में हो ये रहा था पूरी कहानी में, इधर ही ले आओ,
ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो इस पूरे के पूरे बैटल में क्या हो रहा था कि एक व्यक्ति था जो था हुमायूं और एक व्यक्ति था शेरशाह सूरी, है ना। अब इन दोनों के बीच में हुई थी एक बहुत ही भयंकर झड़प, जिसमें कि कौन जीता था, कौन बच्चा बताएगा? शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं। और फिर हुमायूं को निकाल दिया गया था देश से। फिर ये सालों बाद जो है यहाँ पर वापस आता है, फिर दोबारा से अपना रूल स्टैब्लिश करता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर होती है उसी के बाद बैटल ऑफ कन्नौज। ये भी बताओ किसके बीच में होती है? क्या ये सेम लोगों के बीच में होती है? यार वफरिंग क्यों हो रही है, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। क्या ये भी सेम लोगों के बीच में होती है? देखो, अब होता ये है कि भाई हुमायूं यहाँ पर जब रूल कर रहा था तो हुमायूं की किस्मत थोड़ी सी खराब ही थी, है ना। बेचारा पहले ही 2 युद्ध लड़के गया था, फिर हारने के बाद फिर कुछ सालों बाद वापस आया, और जब कुछ सालों बाद वापस आया तो सीढ़ियों, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से ही गिर के मर गया, है ना। कुछ देख ही नहीं पाया, बस बैटल ही लड़ता रहा, बस युद्ध ही लड़ता रहा। अब बचा कौन? बहुत बढ़िया, अब बचता है, बताओ बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में हुई थी और बैटल ऑफ चंदेरी। चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर से भी डुपर। ये दोनों सेम इंसान के बीच में हुई है, ठीक है, ये दोनों सेम लोगों के बीच में हुई है। ठीक है, अब बताओ जल्दी से नेक्स्ट बताओ बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में हुई है? बैटल ऑफ खानवा आपको पता है कि हमारा कब हुई है? पहले हमारी बैटल ऑफ खानवा हुई है और उसके बाद हमारी बैटल ऑफ चंदेरी हुई है। अब बताओ जल्दी से आंसर किसके बीच में हुई है? बाबर के और, जल्दी बताओ। राजपूत राजा थे, इतना तो ठीक है, बट नाम क्या था? राणा सांगा। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको देखनी, मैम यही तो बैटल। अब आप बोलोगे अरे मैम ये लड़ाई क्यों करते थे, है ना। मान लो कि मैंने आपको यहाँ पर सामने बिठा दिया, मान लो मैंने ईशान को और यहाँ पर जो है इसको सामने बिठा दिया विक्रम को, है ना। अब दोनों के बीच में भाई कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाई उसको जीतना है, उसको प्रॉपर्टी पे हड़पना है, तो दोनों के बीच लड़ाई होना लाजमी है ना। लेकिन मैम अगर लड़ाई करेंगे ना तो कोर्ट में चले जाएंगे, है ना। न्यायपालिका इनको बहुत मारेगी दोनों को, है ना, पकड़ पकड़ के। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था ना, पहले थोड़ी डेमोक्रेसी होती थी। हाँ, क्योंकि मैम ये ज्यादा से ज्यादा अपना वर्चस्व दिखाना है। अभी यहाँ पर विक्रम बोलेगा मैं तो उससे बड़ा हूँ, ईशान बोले नहीं भाई मैं बड़ा हूँ, तो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बस लड़ते रहते थे। हमारा तो हिस्ट्री का बिल्कुल हम लोगों का सिलेबस बिना मतलब बढ़ा दिया। तो याद रखना, खानवा हुआ था हमारा 1527, बाबर वर्सेस राजपूत राजा राणा सांगा। और चंदेरी हुआ था किसके बीच में, ये तो बता दो, चलो जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बाबर वर्सेस जो है मेंदनी नामक जो है यहाँ पर राजपूत थे, जिनके बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके प्रियंका, तो बेटा हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये बैटल्स बस आप याद कर लो। एक काम करना, एक ना स्टिकी नोट्स आता है, उन पर ये लिख लेना, ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। जल्दी से बताओ, फटाफट से। रिपीटेड सवाल है, जानबूझ के लेके आए हैं ताकि आपका रिविजन हो जाए। मेंदनी राय, बाबर वर्सेस मेंदनी राय। हमारे बहुत सारे राजाओं को उन्होंने हराया है और अपना रूल स्टैब्लिश करा है। बाबर को फोन करके बुलाया था, पता है किसी को? बाबर को फोन करके बुलाए थे इब्राहिम लोदी ने। किसी को कहानी बताइए पूरी? ठीक है, चलो आंसर भी आना शुरू हो गए भाई, बहुत बढ़िया। अब ये किताब जो है ये दुनिया की वर्ल्ड वाइड फेमस किताब है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये हम कर चुके हैं। और किसी भी बच्चे का सही जवाब जो है आ ही नहीं रहा है, लेकिन सबका सही जवाब आ रहा है। ज्योतिराव फूले जो है यहाँ पर, ये जो हमारे नाम है, ये एक पुरुष थे, एक महिला नहीं थे। इनके ये किताब है, और किताब ये जो है हमारा चैप्टर है विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, क्लास 8 का ये हमारा चैप्टर है। भैया बहुत अच्छे से कर लेना इस चैप्टर को। रिक्वेस्ट है मेरी आज ही आप लोगों से कि 1 महीना रह गया, मैं एक ऐसी भी वीडियो बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए जिसमें हम इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी आपको, और चिंता परेशानी मत करना। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्लास 8 का चैप्टर है विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, इसमें महिलाओं की क्या दशा थी, महिलाओं की दशा में किस प्रकार से सुधार आया, कास्ट जो जाति के आधार पर भेदभाव होते थे उनमें कैसे जो है सुधार आया। इस पूरे चैप्टर में से आपको हर साल 2 क्वेश्चन तो पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे ही मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसको हम करते हैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा जूम। ठीक है, एक बारे में इसको पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा पेज, 117 पेज है। आपके एनसीईआरटी में प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी अपडेट होती रहती है। देखो अब यहाँ पर ये जो किताब है गुलामगिरी, वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग द लो कास्ट लीडर्स वाज ज्योतिराव फूले। जो ये हमारी लो कास्ट जातियां थी, जैसे कि जो दलित लोग होते थे, जो निचले तबके के लोग समझे जाते थे, वैसे अब नहीं समझे जाते हैं क्योंकि उनके लिए तो हमने संविधान में पावर दे दी। तो उन्होंने
वो 1827 में पैदा हुए थे, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में पढ़ते थे, अपने खुद के आइडियाज बना रहे थे जो उनके साथ बचपन से हुए थे, और उन्होंने बचपन से देखा था कि जो आर्यंस थे उनको बहुत ज्यादा सुपीरियर समझा जाता था, लेकिन ये लोगों को ये बताते थे कि अरे आर्यंस तो हमारे यहाँ के हैं भी नहीं, ये तो विदेश से आए हैं, तुम क्यों इनको सुपीरियर समझते हो। तो इस पूरी की पूरी जो है यहाँ पर बातें बताई गई हैं। As the Aryans established their dominance, they began looking at the defeated population as inferior. जैसे ही आर्यंस की जनसंख्या बढ़ती गई, वो दूसरे लोगों को निचला समझने लगे, और ये कहानी चलती गई। और फूले कहते हैं कि अपर कास्ट को कोई राइट नहीं है कि वो ज्यादा पावर रखे, ज्यादा जमीन रखे। इन रियलिटी हम सब लोग इंडिजिनस पीपल हैं, और हम सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ये हम लोगों को यहाँ पर दिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक छोटा सा जिक्र है, और वो थोड़ा सा 118वें पेज पर चला गया है, लेकिन हल्का सा जिक्र है, ध्यान से सुन लेना, ईयर भी पूछा जा सकता है। 1873 फूले रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी मीनिंग स्लेवरी। क्या मतलब था? स्लेवरी, यानी कि किसी की गुलामगिरी करना। लोअर कास्ट सब लोगों के लिए काम करते थे एज पर द जो हमारा पुरुष सूक्ता का पूरा स्ट्रक्चर था, कि जो शूद्राज है वो फीट से बने हैं, है ना, वेश्या स्थाइस से बने हैं, ब्राह्मण दिमाग से बने हैं, और क्षत्रिय चेस्ट एरिया से बने हैं। तो यहाँ पर याद रखना, इनका इस किताब का मीनिंग था स्लेवरी। कौन से साल में? 1873 में एक किताब इन्होंने लिखी थी, सुपर से भी डुपर सवाल। उसके बाद क्या लिखा है? सम 10 years before this, the American Civil War had fought. अब अमेरिका में एक सिविल वॉर हुआ था जहां पर अंग्रेज उनके साथ भेदभाव कर रहे थे बहुत ज्यादा, और उन्होंने इस स्लेवरी के खिलाफ आवाज उठाई थी, और कहीं ना कहीं जो है उन्होंने इसी से इंस्पिरेशन लेके उसी को ये बुक डेडिकेट भी करी है कि आपसे मैंने ये सीखा। तो अब हमारे सवाल पे जाएंगे वापस से, और अब दोबारा से सवाल को करने की कोशिश करेंगे। बताओ जल्दी से, कर लोगे सवाल ऐसे? अब ये क्वेश्चन यहाँ पर तो बड़ा सिंपल लग रहा है, अब ध्यान से सुन लेना, जो मैंने आपको बताया वो याद रखना है, क्योंकि अभी 2-3 मिनट बाद एक नया सवाल बहुत बड़ी स्टेटमेंट के साथ आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस बुक ओनली, इस बुक के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। चलो बताओ, अभी ना थोड़ा थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर हो जाए, फिर इंटेंसिटी बहुत हैवी भी करेंगे। ठीक है, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम मैं ना टेस्ट सीरीज कर रही हूँ और मेरे 30 से 35 मार्क्स आ रहे हैं। तो अब उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बोला कि तुम प्रीवियस ईयर लगाओ, बस इतने मार्क्स आ रहे हैं तो धड़ल्ले से जो है प्रीवियस ईयर लगाओ, दिल से लगाओ, नो चीटिंग। नहीं समझ में आ रहा तो फिर उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। ठीक है ईशान बेटा, आंसर करेंगे। अब बताओ, कथनों को बढ़ाना है, उपयोग विकल्प को चुनना है। द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ सॉल्ट। महात्मा गांधी ब्रोक द लॉ एज इट वाज सिंफुल टू टैक्स सॉल्ट बीइंग एसेंशियल फूड आइटम। हिंदी में भी कर लोगे, दोनों सही है दोनों गलत है। अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि मैम ये स्टेट जो है यहाँ पर, ये किस स्टेट की बात हो रही है। अब बोलोगे राजस्थान की बात हो रही है क्या, है गुजरात की बात हो रही है? नहीं, ये बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पूरा अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। हिंदी में अगर हम पूरी स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करें, नमक के उत्पादन एवं बिक्री पर राज्य का एक अधिकार होना, कि मान लो मैं हूं और मैं ही यहाँ पर सब कुछ करने लग जाऊं, मैं ही तुम्हें पूरी दुनिया की सीढ़ी पे पढ़ाने लग जाऊं, मैथ्स भी पढ़ाने लग जाऊं और किसी को कोई मौका ही ना दूं, तो क्या वो एक सही चीज होगी? सब कुछ तो मैं अपने मनमानी से फिर कर सकती हूँ, जब मर्जी में क्लास ले लूं, जब मर्जी में क्लास नहीं लूं। तो मोनोपोली का मतलब होता है कि जब आपके हाथ में सारी शक्तियां हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना होगा कि क्या अंग्रेजों के पास सारी शक्तियां थी? एब्सोल्युटली यस। अंग्रेजों ने हमारा नमक का कानून इतना कड़क किया हुआ था कि जो चीज फ्री की है उस पर भी 200 रुपए का टैक्स लगाया जा रहा है, मतलब हद ही हो गई। और महात्मा गांधी जी ने कानून जब तोड़ा था तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि ये एकदम घटिया काम है, ऐसे नियम को जो हमारी जिंदगी में जो नहीं मिलेगा तो हम चक्कर खा के गिर जाएंगे। नमक एक ऐसी चीज है जो गरीब अमीर कोई भी उसको चाहिए होगा। ठीक है, तो बताओ क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों स्टेटमेंट गलत है? उसके लिए हमने आपके लिए यहाँ पर प्रूफ लगा दिया है। अब यहाँ पर कुछ बातें मिलकर पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी बनाएंगे। ठीक है, चलो अब दिख रहा होगा आप लोगों को, आई होप, वरना मैं लिखती हूँ स्क्रीन पर आपके लिए। ठीक है, मार्च टू डांडी। ठीक है, सबसे पहले लिखो, छोटे छोटे से नोट्स मेकिंग कर लो, एक छोटी सी किताब ले आना प्रीवियस ईयर एनालिसिस वाली। ठीक है, उसमें बना लेना। डांडी मार्च कब शुरू हुआ? 1930 में शुरू हुआ। उसके बाद क्या लिखा है? गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट ही वुड लेड अ मार्च टू ब्रेक द लॉ। According to this law, the state had a monopoly of manufacture and sale of salt.
वो अपनी मोनोपोली बना के रखते थे। आप देख सकते हो सीधा स्टेटमेंट एनसीईआरटी से आया है। महात्मा गांधी जी along with other nationalists seasoned that it was sinful to tax salt since it was such an essential item for our food। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई है और ये अगली बार भरोसा नहीं है कि अगली बार वो ये बोल दें कि अच्छा ये बताना जो सॉल्ट मार्च था वो जनरल डिजायर था लोगों को आजादी से और वो उसको सब लोग मानते थे और वो कहते थे कि अरे गरीब और अमीर को कोई डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि नमक तो सब खा रहे हैं। तो यहां से भी कल को स्टेटमेंट आ सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना होगा पूरा चैप्टर। ठीक है, अब यहां से आता है बहुत सुंदर सवाल। गांधी जी ने 240 मील की दूरी तय करी थी। 240 मील की, कहां से कहां तक? साबरमती से डांडी तक। ठीक है, साबरमती से डांडी तक उन्होंने करी और लगभग 24 दिन उनको लगते हैं, जिसका मतलब वो हर रोज 10 मील चलते थे। ये सीधा सवाल भी आ सकता है। कोई बच्चा ऐसा है जो हमें ये बता सकता है कि ये कितने वॉलंटियर्स को अपने साथ लेके गए थे और क्यों लेके गए थे? कोई बच्चा ऐसा है? ठीक है, टीजेटी पेपर 2 सीटेट पेपर 2 की क्लास है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया अनुपम, दीपांकर, अंजलि बहुत बढ़िया, फेमा, मोहम्मद मजीद बहुत बढ़िया, अनामिका, छाया, निशु। ही टुक अलोंग 78 वॉलंटियर्स और 78 वॉलंटियर्स को लेके जाने का मेन कंसेप्ट क्या था? 78 वॉलंटियर्स को यहाँ पर अपने साथ लेके जाने का ये मकसद था कि उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो हिंसा नहीं भड़काएंगे, क्योंकि मैम हम हिंसा भड़कते हुए बहुत बार देख चुके हैं, अब हम हिंसा भड़कते हुए अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो उन्होंने 78 पीपल, जितने ही बच्चे आंसर 72 दे रहे हैं वो एक चीज भूल गए कि वो कांग्रेस वाला मेंबर था। ठीक है, कांग्रेस ने 72 डेलीगेट्स के साथ सारी चीजें करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहां से किसी भी प्रकार से सवाल आ जाए डांडी मार्च से तुम लोग कर लोगे। ठीक है, तो अब डेट भी पूछी जा सकती है, किस दिन फाइनलाइज्ड हुआ था? 6 अप्रैल। 24 मार्च को निकले थे और 6 अप्रैल 1930 में हमने ये कानून तोड़ दिया था और इसके बाद बहुत भयंकर हिंसा भड़की थी। सोच भी नहीं सकते, बहुत भयंकर हिंसा भड़की थी। अब्दुल गफार खान को गिरफ्तार कर लिया गया था और जो फिर भारत के लोगों को हुआ वो आज भी इतिहास में दिल दहलाने वाली घटना है। महिलाओं को जो है, बच्चों को नाक भी रगड़वाए गए थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बताओ? दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोथ करेक्ट है और बिल्कुल सही से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, है ना। 78 लोगों को इसीलिए लेके गए थे ताकि हिंसा ना भड़क जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया से करते हैं। चलो करो। चैप्टर का नाम बता रहे हैं, दिख रहा है? चलो करो। बफरिंग हो रही है? नहीं हो रही है। वेरी गुड प्रतिभा बेटा। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो ये है हमारा चैप्टर 5। ये है हमारा चैप्टर 5। अब इस पूरे चैप्टर में ये दर्शाया गया है कि 1857 की क्रांति क्यों हुई और उसके पीछे कौन कौन से कम कारण थे और कौन कौन से ज्यादा कारण थे। अब इसको पढ़ते हैं। देखो अब यहां पर what were the reason for restlessness of the sepoy in the employment of East India Company? ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों में असंतोष के कारण क्या थे? असंतोष के कारण ये थे जब व्हेन पीपल रेबेल एंड 1857 की जो क्रांति है वो इतिहास में बहुत बड़ी क्रांति है। सबसे पहले तो जितने ही बच्चे ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, वो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट है। आई थिंक इसका कोई प्रूफ हमने ऐड नहीं करा है, लेकिन मैंने 2 प्रूफ यहाँ पर करे थे, ये दोनों अलग है। हाँ ये रहा, मिल गया, करे थे, बिल्कुल सही करे थे। अब देखो मैंने ये प्रूफ आपके लिए कहां से लेके आई हूँ, बिल्कुल एनसीईआरटी की वेबसाइट पे गई और चैप्टर का नाम लिखा और उसकी पीडीएफ सबसे ऊपर ही आ जाती है। गूगल पे जाना है, एनसीईआरटी कोई भी चैप्टर का नाम है लिखना और उसके आगे पीडीएफ लिख लेना, सबसे ऊपर ही आ जाती है। अब देखो यहाँ पर इसको मैं करती हूँ आपके लिए जूम।
अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पेजेंट एंड द सिपॉयज इन द कंट्री साइड। ये हम पेजेंट्स को छोड़ देते हैं और नीचे आते हैं, हमारा सिपॉयज का बात हो रहा है, यानी कि जो हमारे सिपाही थे। The Indian sepoy in the employ of the company also had reason for their discontent. खुश नहीं थे सिपाही, किससे? अंग्रेजों के शासन से, ईस्ट इंडिया कंपनी से हम थक चुके थे। अब आप बोलोगे तो नौकरी क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि भैया नौकरी छोड़ेंगे नहीं, पैसा जमीन सब हड़प लिए हैं, जमीन बेचने पे मजबूर हो गए थे हमारे लोग, क्योंकि पैसा इतना ज्यादा कर्ज हो गया था कि जमीन बेचकर अब इनके लिए नौकरी करे। नौकरी छोड़ देंगे तो घर कैसे चलेगा, तो जबरन नौकरी करनी पड़ती थी। ठीक है, अब देखो देवर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, उनको जो पैसा मिलता था उससे वो खुश नहीं थे, जो भी कंडीशन थी उनकी वो खुश नहीं थे, और जो भी नए नए कायदे कानून आ रहे थे जो कि उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को और सेंसिबिलिटीज को हर्ट कर रहे थे, वो खुश नहीं थे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है। सो जब 1824 में सिपोइस को बोला गया कि आप बर्मा चले जाओ टू सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी, बुर्मा में जब उनके खिलाफ जो जापान और चाइना की तरफ से अटैक्स हो रहे थे उसके खिलाफ लड़ने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो पानी से जाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा समझा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो सिपाहीज यहाँ पर जो भी हो रहा था उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, वो बहुत ज्यादा जो टैक्स दे रहे थे उससे भी वो लोग खुश नहीं थे। यहाँ पर 52 जो है पेज नंबर है, और अगर तुम इसी की 53 पेज नंबर पर जाओगे तो आगे की कहानी भी मिल जाएगी। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था उस पर आ जाते हैं दोबारा से। उस क्वेश्चन को देखें तो देखो यहाँ पर बिल्कुल रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा लोगों से हाई टैक्सेस लिए जाते थे, और उनको ओवरसीज भेजने पर भी जो है बोला गया, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को 7 समुद्र पार जाना उनके धर्म के बिल्कुल खिलाफ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, आज चिल्ड्रंस डे भी है, आप सभी को बच्चों दिवस, बाल दिवस की जो है शुभकामनाएं, और ऐसे दिल से बच्चे बने रहो। और बहुत सुंदर सवाल आ गया, अब ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बताओ जल्दी से। ये देखो, इसकी बात कर रही थी मैं जब मैंने आपको तुम्हें वो सिंपल क्वेश्चन दिखाया था। अब टफ क्वेश्चन, अब बताओ जरा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बता दो। इन 1873 ज्योतिराव फूले रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी व्हिच मेंट स्लेवरी। है, ऐसा भी था क्या? Fule dedicated his book to all those Americans who had fought to free slaves. मुझे तो नहीं पता है। अथर कह रहे मैम बच्चों के लिए गिफ्ट भेज दो। हाँ, हमसे बड़ा गिफ्ट होगा तुम्हारी जिंदगी में कोई। चलो बताओ क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है क्या? साल में कोई गड़बड़ है? अभी बताया था मैंने, दुर्गा, नम्रता, कंचन, संगीता, बहुत बढ़िया। देखो बिल्कुल सही है। देखो अब भारी भरकम सवाल आ गए, जो मैंने आपको बोला था कि ऐसा भी हो सकता है वो हो भी गया। अब देखो 1873 में ज्योतिराव फूले ने ही ये किताब लिखी थी गुलामगिरी, जिसका मतलब था स्लेवरी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, जिसका अर्थ है गुलामी। फूले ने अपनी किताब उन सभी अमेरिकाओं को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकन सिविल वॉर किया था। ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहां जा रहे हो? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और तुम्हारे और हमारे आंसर के लिए, और ये 2023 का ही गर्मा गर्म एकदम जलेबी की तरह सीधा सवाल। ठीक है, सी करेक्ट है। बहुत बढ़िया वैष्णवी। चलिए अगला क्वेश्चन करो फटाफट से, इसी हिसाब से सवाल निकलेंगे। जो थीम्स बार बार वो हो रही है ना, जो थीम्स मैच रिपीट हो रही है ना हमेशा से, उसको हम ज्यादा फोकस करके ही करेंगे, जो कभी कभार पूछी जा रही है। ठीक है है ना? अरे जलेबी टेढ़ी नहीं होती, जलेबी बहुत सीधी, एकदम जलेबी बिल्कुल सीधी होती है। चलिए जल्दी से बताएंगे आंसर। मैच दी फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलन कीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, क्या था? इल्बोर्ड बिल क्या था? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, या फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एक तो आता ही होगा, एक तो पक्का ही आता होगा, इतना तो किसी को भी जो है डाउट नहीं होगा कि एक भी नहीं आता है। मैम हम तो बिल्कुल ऐसे ही घबरा गए इस सवाल को देखकर। इतना तो सबको ही बताया कि यहाँ पर एक व्यक्ति थे, बस ये सवाल को कहीं ना कहीं जाना होता है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस जो है वो एक में थे जो अमेरिकन नहीं थे, जो ब्रिटिश के क्या थे, एक सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने सोचा, जो एक अच्छे इंसान थे, दिल से बहुत हमें चाहते थे, और उन्होंने बोला कि चलो मैं ही मदद कर देता हूँ भारतीयों की, और उनको आजादी दिलाने की थोड़ी बहुत शिक्षा दे देता हूँ। तो फिर हमने 1885 में हमें पता है कि जहां पर भी ऑप्शन डी का 3 होगा, और डी का 3 ये नहीं है, दोनों में ये नहीं हो सकते। अब आ जाती है कहानी यहाँ पर, कहानी यहां पर आ जाती है, और इतना तो सबको पता है कि ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हैपेंड इन 1885। ठीक है, 1885 में आपका हो गया था।
कांग्रेस का संस्थापना, संस्थापना बोलेंगे ना हिंदी में, हिंदी हमारा थोड़ा कमजोर है, पर कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत कोशिश करते हैं हम। अब बात करते हैं ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, ये एल्बर्ट बिल क्या था, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या था। जब हमारी शुरुआत हुई थी क्लास की तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने हमारे हर तरीके से हाथ काटने की, पैर काटने की, बोलने की, सुनने की, देखने की, सब शक्तियों को कंट्रोल करने का कोशिश किया था। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे कोई चाय के खेते में काम कर रहा है ना, हर किसी को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी। आवाज उठा रहे हैं, रॉलेट एक्ट पास कर दो, आवाज उठा रहे हैं, बिना देखे गिरफ्तारी कर दो, आवाज उठा रहे हैं, पार्टीशन कर दो। तो ऐसे में ही एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। अब इस प्रेस एक्ट के बहुत पहले जाएं तो आपको पता होगा कि एक व्यक्ति था जो कि कहीं घूमने गया हुआ था, चाइना घूमने गया होता है एक्चुअली वो, और वो व्यक्ति चाइना में देखता है कि अरे किताबें छापी जा रही, वाह बहुत सुंदर तरीका, और फिर वो व्यक्ति वापस अपने देश में जाता है और किताबें लिखना शुरू कर देता है। और वो बहुत अमीर फैमिली से था, एक्सप्लोरर था, एक किसी को नाम पता हो तो जरूर बताना। अब धीरे धीरे किताबों का जो प्रचलन था वो भारत में भी आया, और जब किताबें आई तो लोग अपनी बातें लिखने लग गए कि अंग्रेज ये करते हैं, अंग्रेज ऐसा करते हैं, अंग्रेज बड़े बुरे हैं, हमको जीने नहीं देते। अब जब ये बातें हमारे लोगों तक पता चलेंगी, अगर मान लीजिए यहाँ पर लवीश जो है कुछ गड़बड़ कर रहा है और लवीश की बातें सबको पता चलने लग जाए कि देखो ये गड़बड़ कर रहा है, अब सबको पता चल जाएगा, तो उसे अपने गलत काम रोकने पड़ेंगे। समझ रहे हो कि अंग्रेज हमारे को लूट रहे थे, हमारे से टैक्स भी ले रहे थे, हमसे एक्स्ट्रा काम भी करवा रहे थे, पैसा भी नहीं देते थे, है ना। हाँ, मार्को पोलो नाम था उनका। अब यहाँ पर आप देखना, जो हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये हमारी जो वर्नाकुलर, जो हमारी आम भाषाएं होती थी, जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस होती थी, उनमें किताब छपने लग गई थी और लोगों को अवेयरनेस हो रही थी, अच्छा ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, ये तो हमें शिक्षा मिलने लगेगी, हमें सही और गलत समझ में आने लगेगा, हमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिलने लगेगी। अभी पहले क्या होता था कि मतलब जो यज्ञ किए जाते थे उससे बहुत ज्यादा गैस निकलती थी, बादल बनते थे, ये सारी चीजें, तो बारिश होने लगती थी। लेकिन अब हमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिलने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि अब जितने भी भारतीय लैंग्वेजेस में, जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस में जो भी किताबें, मैगजीन, न्यूज़पेपर छापी जा रही है, उनको रोकना था। क्यों रोकना था? ऑब्वियसली इसलिए रोकना था ताकि इससे लोगों को सही ना पता चल जाए। और यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था वो आया था 1878 में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आपको लग रहा है बड़ी बढ़िया सा लग रहा है, नाम देखो कितना सुंदर, नहीं, ये हमारी भारतीयों की आवाज को दबाने के लिए एक नया कानून पास किया था। हमेशा इन्होंने हमारी आवाज दबाने के लिए कोई कानून पास किया है। अब बात करते हैं एल्बर्ट बिल की। अभी एल्बर्ट बिल क्या था बताते हैं। पहले जितने भी जज होते थे वो यूरोपियंस होते थे, चाहे कोई भारतीयों को सजा सुना रहा है या कुछ भी कर रहा है। अब यहाँ पर जो यूरोपियन जज होते थे बहुत ही निहायत ही बदतमीज और एकदम छोटे छोटे कामों के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी सजा देते थे। अब आप सोचो कि सत्ता ने मेरे चिप्स खा लिए और मैं उसको बोलूं कि नहीं सत्ता, अब तुझे रोज 10 बार क्लास में बाहर खड़े होना है, चिप्स ही तो खाए हैं, कुछ बहुत बड़ा काम थोड़ी करा है। लेकिन यूरोपियंस इसलिए ऐसा करते थे कि ताकि मैं एक दहशत लोगों के मन में बिठा सकूं। तो ये जो एल्बर्ट बिल था, इसमें ना इंडियन जजेस को इंट्रोड्यूस किया गया कि देखो जब सजा सुनाई जाएगी तो उनमें इंडियंस भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना छोटे मोटे चीजों के लिए फालतू की सजा सुनाई जा रही है, जो कि अगेन ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आए, तो उन्होंने इसको जो है विड्रॉ कर दिया। अब एल्बर्ट बिल आया था 1883 और बाकी हमारा कांग्रेस वाला हो ही चुका है और फॉर्मेशन ऑफ हो गया। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या था? अब खुद सोचो, बताओ क्या होगा कि हम अपनी प्रॉपर्टी को किसके नाम कर सकते हैं, कितने पैसों में नाम कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो मैंने आरती को अपनी प्रॉपर्टी दे दी तो आरती तो माला माल हो जाएगी ना, और ऐसा अंग्रेज होने नहीं देना चाहते थे। तो बस यही पूरी सारी चीजें थी। तो जो बच जाता है वो क्या होगा? प्रॉपर्टी एक्ट 1882। समझ में आई पूरी कहानी? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्बर्ट बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत बिल है। एक है आर्म्स एक्ट, ठीक है, एक है आर्म्स एक्ट, आज का होमवर्क दे रहे हैं, ये भी सुपर से भी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को हथियार रखने की भी इजाजत नहीं थी। अब तुम खुद सोचो कि तुमने सामने वाले को हथियार ही नहीं दिया और तुमने भर भर के बारूद टांग लिया, बंदूक टांग ली, जीतेगा कौन? सामने वाला। समझ रहे हो बात को? तो ये आर्म्स एक्ट आया था। अब इसका ईयर मुझे बताना है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कि कौन सी ईयर में आया था। सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट, क्या पता हमारे दिसंबर में ही आ जाए, है ना, सीटेट वाले हमारी क्लास से इन्फ्लुएंस हो जाए। चलो अगला सवाल करो फटाफट से, जल्दी से करो। देखो आरती का जो मन ललचाया ना अभी अभी, कह रही कि मैम प्लीज दे दीजिए। चलो ठीक है,
हमारे पास क्या ही धन संपत्ति का, हमारे पास तो बस एक जिंदगी है, बस वही है, तुम्हारे नाम है वो भी। चलो बताओ, हेनरी डेरेजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट या फिर सिंह सभा मूवमेंट? ये वही चैप्टर है जिसमें कि हमें गुलामगिरी वाला पूरा कंसेप्ट देखने को मिलता है, और मैंने तुमको बोला है कि ये चैप्टर तुम्हें करना पड़ेगा बहुत बढ़िया से। तो इसका बिना देखे यहाँ पर आंसर है यंग बंगाल मूवमेंट। ये हेनरी डेरोजियो जो थे एक यंग प्रोफेसर थे, और इन्होंने लोगों को यहाँ पर बंगाल में विद्रोह करने के लिए मजबूर किया। जो भी सरकार आपको सिखाना चाहती है उसके खिलाफ क्वेश्चन करने के लिए मजबूर किया। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बहुत सुंदर सी जो है घुमाने लेके चलते हैं। कहाँ गया हमारा ये वाला पेज? अब ये वाला पेज वही है, वही जो चैप्टर है ना, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। मैंने आपको जैसे कि बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको पढ़ लेना। अब उसी में हमें पूरा ये जो पूरा है ना, इससे इस पूरे से हमेशा क्वेश्चन आए, हमेशा इस पूरे से क्वेश्चन आया। सबसे पहले ब्रह्मो समाज दिया गया है जो 1830 में बने था, जो सोसाइटी में आइडल्स की मूर्ति पूजा का जो है उल्लंघन जो थी उसको विश्वास नहीं रखता। उपनिषद में जो है यहाँ पर बोलता है कि वो ज्यादा बढ़िया है, और बाकी सारे जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस थी उसको नहीं मानता। फिर आता है डेरेजियो और उसका यंग बंगाल, जो कि एक टीचर थे हिंदू कॉलेज में कलकत्ता में, और वो अपने बच्चों को बोलते थे कि देखो जो भी सारी चीजें हो रही है तुम्हें उसे अटैक करना चाहिए, विमेन के एजुकेशन के लिए बात करनी चाहिए। फिर आ जाता है रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी द्वारा, नेम्ड आफ्टर रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, उन्होंने यहाँ पर सोशल सर्विस दो, समाज को सेवा दो, अपने बारे में मत सोचो, दुनिया के बारे में सोचो, ये बात है। ठीक है, ये पेज प्लीज डाउनलोड कर लेना। फिर आता है प्रार्थना समाज, जहां पर प्रार्थना समाज ने जितना भी जाति का उल्लंघन था, जाति के ऊपर भेदभाव थे, उसको हटाने की बात की। महिलाओं की जो विधवा महिलाएं थे उनका पुनः विवाह की बात करी। वेद समाज जो है यहाँ पर, जो ब्रह्म समाज के से ही इंस्पायर्ड था, उसके बारे में कास्ट वेद समाज पूछा जाएगा। अलीगढ़ मूवमेंट जो अभी ऑप्शन में भी था यहाँ पर पूछा जाएगा। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो अपने लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आज के नाम में जाने जाते हैं, जहां पर मॉडर्न एजुकेशन वेस्टर्न प्रैक्टिसेस को यहाँ पर जो है बनाने की बात करी गई थी, ताकि सारे के सारे शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन आ सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट था सिंह सभा मूवमेंट, जो कि सिखों की रिफॉर्म से रिलेटेड था। तो अब हम यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुन लेना, स्टार मार्क कर रहे हैं। इस पूरे चैप्टर का नाम क्या है? विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। आज ही डाउनलोड करके इस पूरे चैप्टर को प्लीज पढ़ना जरूर। का विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, महिलाएं, जाति और परिवर्तन या बदलाव। ठीक है, क्लास 8 का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि सीटेट में से एक भी क्वेश्चन ना है, हमेशा आता ही आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है। अब हम दोबारा से अपने जो है यहाँ पर, अब आप इसको नहीं भूलना, ओके। अब यहाँ पर हम जाते हैं दोबारा से अपने क्वेश्चन पर। कहाँ चला गया? तो ये हमारा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बाकी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बताना एक बार किसी को पता है तो, क्योंकि अलीगढ़ मूवमेंट हो गया, हमारा सिंह सभा मूवमेंट हो गया। एनीबडी अवेयर अबाउट दिस? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में कुछ पता है? बताओ जल्दी से। यस, वेरी गुड एवरीवन, दैट इज ईवी रामास्वामी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करो फटाफट से, बहुत सुंदर सवाल। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हाँ, उन्हीं को पेरियार के नाम से जाना जाता था, नो डाउट एट ऑल। बताओ जल्दी से आंसर। छोटा तो नहीं हो गया क्वेश्चन बहुत? ये लो, चलो पढ़ो कथन को और बताओ। In 1919, Gandhiji gave a call for satyagraha against the Rowlatt Act and the British had just passed. Muhammad Ali Jinnah, however, supported the Rowlatt Act. हाँ, नायकर के नाम से भी जाना जाता है। मानसी एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। चलो फटाफट से करते हैं। देखो अब इसको करते हैं, क्या है आपको पता है, एक कहानी पूरी मैंने आपको समझाई हुई है, फिर भी समझा देते हैं, फिर दोबारा से ध्यान से सुनना। गांधी जी 1915 में वापस आते हैं जनवरी में। कहां से? साउथ अफ्रीका से। और आते ही भारत के भ्रमण पर निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग उनको बुलाते हैं जगह जगह पर, और धीरे धीरे गांधी जी 3 सत्याग्रह करते हैं।
और ये सत्याग्रह जो शब्द है वो उनका मतलब होता है कि सत्य की राह पर चल के अपने बात को ग्रह यानी कि बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करके बताना। जब 3 सत्याग्रह इनके सक्सेसफुल हो जाते हैं तो गांधी जी को ना एकदम सब सर पे बिठा लेते हैं कि गांधी जी की जय हो, गांधी जी की जय हो। अब ये 3 सत्याग्रह देख के अंग्रेजों को लगता है कि अरे ये तो लोग बड़े खतरनाक हो जाएंगे, तो वो एक रॉलेट एक्ट पास कर देता है कि हम तो इनकी आवाज दबाएंगे। क्योंकि इन 3 सत्याग्रह को जो अलग अलग जगहों पर भारत के किए गए, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग नेता इंस्पायर हो रहे थे, नए नए नेता बन के आ रहे थे, उनको लगा कि हमारा तो बोरिया बिस्तर ही समाप्त हो जाएगा। अब जब हमारा बोरिया बिस्तर समाप्त हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, इसको ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैम इसके हिसाब से किसी को भी शक के बना पर गिरफ्तार किया जा सकता था। अब मान लीजिए मेरा मन कर रहा है, मैंने बोला कि आज आराध्या त्यागी को ले आओ हमारे क्लास में, है ना, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको क्या है, शक के बना पर कि अरे मूड नहीं, आज इसको गिरफ्तार कर लो, इस प्रकार का आपको एटीट्यूड देखने को मिलेगा। और इसमें एक बहुत ही फेमस कोट भी है, नो वकील नो दलील नो अपील। आपका कोई वकील नहीं होगा, आपकी कोई दलील नहीं होगी, और आपको कोई, आप किसी से मिल नहीं सकते हो, बात नहीं कर सकते हो, और आपको 2 साल की सजा हो जाएगी। और मान लो कि तो 2 साल तुमको जेल में रखे हैं, तो तुम मान लो तैयारी करो अभी सीटेट की, 2 साल के लिए बोलोगे अरे यार तुम जो है एकदम काला पानी जेल चले जाओ, तो तुम पूरा सीटेट सिलेबस सब भूल जाओगे, ठंडा पड़ जाएगा ना आजादी का मामला। तो यहाँ पर इन्होंने यही काला कानून जो है, ये रॉलेट एक्ट पास किया था, और इसको बहुत सारे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसको एनार्कियल जो है एक्ट भी कहा जाता है कि इतना भयंकर था, और ये जो है एक प्रकार से बहुत ज्यादा था। अब जब गांधी जी को पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ है, और हमने बोला कि बेटा अब हम फिर से एक और सत्याग्रह करेंगे, और गांधी जी ने इसके खिलाफ एक और सत्याग्रह बोल दिया, तो आपको पता ही होगा इसके बाद क्या हुआ। जब लोग पूरे भारत में सत्याग्रह कर रहे थे, तो वही वो दिन था जब जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ था। जलियांवाला बाग जो हुआ था वो भी आपको पता ही है, 13 अप्रैल 1919 में ये जो पूरा हत्याकांड हुआ था, ये भी उसी का ही हम लोगों को 13 अप्रैल 1919 को ही देखने को मिला था। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह बोला था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जो जस्ट अभी यहाँ पर पास हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। साल भी सही लिखा है, बात भी सही लिखी है। लेकिन क्या मोहम्मद अली जिन्ना जी ने सपोर्ट किया था रॉलेट एक्ट को? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुरा बनाने की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। मोहम्मद अली जिन्ना जी ने इसको सपोर्ट नहीं किया था, इन्होंने भी अपोज किया था, इन्होंने भी इसका क्या किया था, विद्रोही किया था। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा खेला गया है तुम्हारे साथ, तुम्हारी भावनाओं के साथ, तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं होगा, विद्रोह होगा। तो हमारा स्टेटमेंट ए ट्रू है लेकिन बी फॉल्स है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना? हाँ जी, अपोज किया था, इन्होंने भी बोला था कि नहीं भाई गलत बात है, तभी तो खिलाफत बनाया था कि जब हमारे साथ ये सब कुछ हो गया फिर हमने खिलाफत बनाया कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी हो जाए तो बढ़िया रहेगा, है ना। तो ये बहुत बढ़िया थे, लेकिन वही है ना, हम देखो तुमको सिंपल सी बात बता रहे हैं, हम लोग शुरुआत से बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे थे, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन 1905 एक्चुअली तो 1857 में इन्हें समझ आ गया था कि देखो फूट डालो, राजनीति करनी है हमें सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं फटाफट से। अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी तो आप इस सवाल को 1 सेकंड में कर लोगे, मतलब हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास, जो कि आई थिंक क्लास नंबर 2 या 3 है। अब देखो यहाँ पर क्या है, Which of the following statement is not true regarding the radical leaders of Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको पता है कि हमारा जो पॉलिटिक्स था 1905 के बंगाल विभाजन के बाद बहुत सारे अलग थलग हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसको कि हम नरम दल और गरम दल के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ रेडिकल्स थे हमारे पास और कुछ हमारे पास से मॉडरेट्स, कुछ रेडिकल्स थे और कुछ मॉडरेट्स थे। अब आपसे हम लोगों से क्या पूछा है कि हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो रेडिकल लीडर्स थे उनके बारे में पूछा है। तो अगर हम देखें, दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, बिल्कुल सही बात है। मॉडरेट्स ऐसे व्यक्ति थे जो हाथ जोड़कर नम्रता से निवेदन करते थे कि देखो हम हाथ जोड़ के आपसे बोल रहे हैं, जिनका नाम ही नरम दल है, तो वो बहुत ही नरम दल से प्रार्थना करते थे। तो ये तो हमारा क्या है, सही हो जाए, क्योंकि हमसे तो नॉट ट्रू पूछा गया है ना, हमसे नॉट ट्रू पूछा गया है। फिर हम आ जाते हैं, दे एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फसाइज करा कि देखो हमें अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमें अच्छे काम पर जोर देना चाहिए। फिर आ जाता है, दे फेल्ट दैट ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। और ऑप्शन डी है, दे बिलीव दैट पीपल मस्ट फाइट फॉर देयर स्वराज। ए और बी तो सही है, अब बताओ सी गलत है या डी गलत है?
वो बिलीव करते थे ना कि लोगों को अपने स्वराज के लिए लड़ना चाहिए, अपने खुद के लिए रूल के लिए उनसे वो सत्ता छीन लेनी चाहिए। तो एब्सोल्युटली ये बात सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आपको ये कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी आजादी से और आपके न्याय से। तो यहां पर लिखना होना चाहिए था हैड नो रिस्पेक्ट, हैड नो रिस्पेक्ट, लेकिन लिखा क्या है, उनके प्रति हमारे पर बहुत ज्यादा बढ़िया सोचते थे, हमारा आदर करते थे, है ना। जब हम जाते थे तो हमें हमारे लिए कुर्सियां पीछे करके हमें बिठा देते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो रेडिकल्स का कहना था कि कुछ भी करते रहो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मॉडरेट्स कहते थे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, सारी चीजें हमें बहुत बढ़िया से करनी पड़ेंगी, हाथ जोड़ के हमें निवेदन करना पड़ेगा, बढ़िया ही लोग हैं ये, हमारा ही भला करने अपने इतने दूर देश से आए हैं, है ना। ऐसी ऐसी बातें हमें मॉडरेट्स बताते थे। तो इतनी ये कहानी है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अच्छा, एक बात फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1885 में फॉर्मेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। पहली कांग्रेस का सेशन, फर्स्ट कांग्रेस सेशन कहां पर हुआ था, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। फर्स्ट कांग्रेस का सेशन कहां हुआ था और कहां डिसाइडेड था, ये भी बताएंगे। उसके साथ साथ 72 डेलीगेट्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। बताओ जल्दी से, पहला कांग्रेस का जो सेशन था वो कहां पर हुआ था, दैट हैपेंड इन बॉम्बे। वेरी नाइस, वो बॉम्बे में हुआ था, यानी कि आज का मुंबई कहेंगे, लेकिन तब का तो बॉम्बे था। लेकिन मैम वो पुणे में शेड्यूल्ड था, पुणे होना था, पुणे डिसाइड किया गया था, लेकिन पुणे में एक महामारी फैली हुई थी क्लोरा, और क्लोरा की वजह से फिर जगह को चेंज कर दिया गया था। ठीक है, चलो, है ना। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। चलिए अगला सवाल करते हैं। बहुत बढ़िया, फटाफट से करो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो करो। ठीक है, करो। ओके, बी आर अम्बेडकर जी ने 1927 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट करी थी, बिकॉज क्यों करी थी? अरे ज्यादा है, अभी एक ए पे मत रुक जाओ, बहुत सारे ऑप्शन है। एक और है, ए तो सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ए सही है, हाँ मैम बिल्कुल। देखो, बी आर अम्बेडकर जी ने इसलिए करी थी क्योंकि जो लोगों को जातिवाद समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अब ऑब्वियसली ये तो हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से भेदभाव हमारे समाज में देखने को मिला है। जो भी अछूत लोग थे, जो भी दलित लोग थे, जो अनटचेबल्स, उनके तो बहुत घटिया व्यवहार होता था, जिसके लिए बी आर अम्बेडकर जी ने एकदम ठान के उनको जब तक जो है अपना संघर्ष किया, जब तक उन्हें वो अधिकार संविधान में नहीं मिला। जो हमारे फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल सही है, वो कास्ट सोसाइटी के खिलाफ, आपको मैंने बताया कि देसी घी नहीं खाने देते थे, तो मंदिर भी नहीं जाने देते थे। सामने टीचर पढ़ा रहा है और एक दलित बच्चा सफाई कर रहा है पूरे स्कूल की, तो इस प्रकार का बिहेवियर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली जो लोग थे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये स्टेटमेंट सही है। ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट था, ये 3 बार हुआ है, 1927 से लेके 1927 से लेके 1935 तक, ये 3 सेशंस में उन्होंने अलग अलग जगहों पर ये आंदोलन किए हैं, और फिर धीरे धीरे सारी चीजें ठीक भी होते हुए आपको नजर आएंगे। He had already become Buddhist and wanted Buddhism to be considered as a sect of Hinduism। ये बात गलत है, वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि किसी भी धर्म को एक धर्म के ऊपर रखा जाए, वो किसी भी उसका हिस्सा बने, ऐसा उनका कोई भी यहाँ पर डिमांड नहीं था। लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, सी क्या कह रहा है, वो बताओ। ए तो हो ही गया सही, यानी कि जहां पर ए नहीं होगा वो हमारा सवाल ही नहीं होगा। अब बताओ आंसर, ए और बी सी एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि बी नहीं है। अब बी नहीं हो सकता तो बी भी नहीं हो सकता। लो, हो गया, सवाल बन गया, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। वो चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो, एब्सोल्युटली। उन्होंने तो हमेशा इस बात की ही शपथ ली है कि सब लोग बराबर होने चाहिए ना, कोई किसी से ऊंचा नीचा क्यों होना चाहिए, किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊंचा दिखाना का कंसेप्ट होना ही नहीं चाहिए। हमें ऊपर वाले ने एक जैसा बनाया तो हमें सबको एक जैसा अधिकार भी होने चाहिए। तो ए और सी करेक्ट हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एवरीवन इज इक्वल एंड ये तो हमारा पहला फंडामेंटल राइट ही कहता है। फर्स्ट फंडामेंटल राइट में इतनी जाने की बाकी की जरूरत ही नहीं है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा पहला फंडामेंटल राइट है जो, ठीक है, जिसमें आर्टिकल कहां से लेके कहां तक, आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक की बात कही गई, इन्हीं में ही हमारी ज्यादातर कहानी सिमट जाती है। ठीक है, चलिए ओके, अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करेंगे फटाफट से, चलो करो करो जल्दी से।
यस, इन द आईज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल। अभी अभी हम लोगों ने पता है कि हमारे कानून की आंखों पर पट्टी बंधी होती थी, लेकिन उस पट्टी को हटा दिया गया है अब। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड हर्षा, बहुत बढ़िया कंचन, वेरी नाइस। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन आउटस्पोकन क्रिटिक, निम्नलिखित में से कौन हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे? उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुष का प्रमुख स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया है। बताओ। बिल्कुल सही है, वही अभी जिनका नाम हमने यहाँ पर जो है श्री नारायण गुरु नहीं थे, ज्योतिराव फूले, आपको पता ही है कि वो तो कास्टिज्म की ज्यादा जो है मतलब कास्ट को यहाँ पर हटाने की बात करते हैं, लेकिन हमारा आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पेरियार। अरे कहाँ जा रहे, ये जो पेरियार थे यही हमारा राइट आंसर है। इन्होंने यहाँ पर बहिष्कार किया है हर एक चीज का, और यहाँ पर इन्होंने जो है मेजरली ब्राह्मण्स को बोला है कि आप अपर कास्ट या लोअर कास्ट को ये सब करना छोड़ दो, और इन्होंने जितने भी यहाँ पर हमारे साहित्य थे उन सबको यहाँ पर जो ब्राह्मण्स वाले जो साहित्य थे उनको बहिष्कार किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जल्दी से करो। अगर ये किसी का गलत हुआ तो फिर बहुत गलत बात है, बताओ जल्दी। अभी मैंने आपको ये बताया है, अभी अभी स्टेटमेंट बताओ। बी आर अम्बेडकर जी लेड 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट बिटवीन 1927-1935। 3 बार उन्होंने टेम्पल एंट्री आंदोलन किया अलग अलग हिस्से में भारत की। उनका एम था कि वो सब लोगों को क्या करें, एवरीवन मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिस विद इन द सोसाइटी, यानी कि जो पहले से लोगों के अंदर एक बहुत ही हीन भावना है उसको वो लोगों को दिखा सके और इसको सोसाइटी से हटा सके। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगी या दोनों ही स्टेटमेंट गलत होंगी? एक गलत होगी एक सही होगी। तो यहाँ पर ये रहा आपके लिए ऑप्शन, तो ये देख सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वो ये दिखाना ही तो चाहते थे लोगों को कि लोगों के प्रति, जैसे वो पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, कितने प्रकार से हमें ब्रेन वॉश कर दिया गया और हमें छोटे और बड़े का भेदभाव सिखाया जा रहा है। दोनों ही स्टेटमेंट एब्सोल्युटली 100% करेक्ट है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, जल्दी से बताओ। ज्यादा तेज तो नहीं हमारी स्पीड? सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। ज्यादा स्पीड तेज तो नहीं लग रही? चलो बताओ। कह रहे कि गांधी जी ने एनसीएम को क्यों वापस ले लिया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोचक अचानक रोक दिया क्योंकि अंग्रेजी सरकार इसे कुचल रहे थे, वह उतना कामयाब नहीं हुआ जितनी उम्मीद की गई थी, यह हिंसात्मक हो गया था, बड़े नेता सहयोग नहीं कर रहे थे। वेल, बहुत ही आसान सवाल है। एनसीएम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएम जो शब्द है ये भी पूछा जा सकता है कहां से लिया है। एनसीएम को क्या बोलेंगे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ये जो असहयोग शब्द है ये गांधी जी की एक किताब है जो उन्होंने लिखी थी जिसका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, ये जो किताब उन्होंने लिखी थी, इसी हिंद स्वराज में शब्द है नॉन कॉर्पोरेशन, असहयोग शब्द का जिक्र है, और वहीं से इस पूरे आंदोलन का नामकरण हुआ था। अब जब ये हो गया तो बहुत सारी चीजें बढ़िया चल रही थी, लेकिन अचानक से चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जहां पर 22 पुलिसमैन की जलाकर हत्या कर दी गई। 22 पुलिसमैन वर बर्न अलाइव, और पूरे पूरे थाने को भी आग लगा दी गई, जिसके तहत अब गांधी जी ने अपना ये पूरा का पूरा एनसीएम वापस ले लिया था। अब आपको लगेगा कि मैम क्या ये अंग्रेज लोग थे जो पूरे 22 लोग थे? नहीं, ये लोग बहुत जो है हिंदू भी थे, यानी कि जो ये इंडियंस भी थे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब आप खुद सोचो कि तुम दोनों, एक दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे सीटेट का प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, और दोनों बच्चे जब सीटेट का प्रिपेयर कर रहे हैं और एक बच्चे का एग्जाम धांधली से क्लियर हो जाए और एक बच्चा मेहनत से भी ना क्लियर कर पाए, तो दोनों के बीच में झड़प होनी तय ही है कि अरे बताओ अभी इसको मुक्का मार के इसका नाक तोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर हिंसा भड़क गई थी कि तुम लोग अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हो और हम यहाँ पर एनसीएम कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आज सेशन का आखिरी सवाल करेंगे, फटाफट से जल्दी से बताओ कि इसको सीक्वेंस में लगाना है। जल्दी से बताओ, इसको सीक्वेंस में लगाते हैं, फटाफट से बताओ। सीक्वेंस में लगाओ। पहले क्या हुआ? दांडी मार्च हुआ, पहले क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, रॉलेट सत्याग्रह हुआ, या फिर खिलाफत एजुटेशन? बताओ भाई आंसर लगाओ इसे सीक्वेंस में, ये रहे तुम्हारे पास ऑप्शन। याद नहीं रख पाता हूं,
बहुत दुख दर्द हो रहा है ये सुनकर। देखो याद नहीं रख पाने का एक ही कंसेप्ट है, और वो ये है कि रिवीजन काफी वीक है, रिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, रिवीजन करना पड़ेगा। मैम ट्रिक्स बता दीजिए। मस्ती मस्ती में पढ़ो ना, मस्ती मस्ती में मजे ही मजे। जब तक 2-3 बार नहीं पढ़ोगे ना चीजों को, कुछ भी याद नहीं रहेगा। 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके शीतल, दैट्स एक्चुअली नॉट अंडर माई कंट्रोल एंड दैट्स समथिंग आई कांट हेल्प। बस मैं पढ़ा ही सकती हूँ आप लोगों को, है ना। ये सारी चीजें तो कुछ ऑटोमेटिकली होती हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। डांडी मार्च पहले यहाँ पर देखेंगे, कब बताया था, कब बताया था डांडी मार्च, बताओ पहले एक एक करके करेंगे। डांडी मार्च कब बताया था, अभी बताया था, कब से आपको बताया था? 12 मार्च से शुरू हुआ, 6 अप्रैल तक चला, खत्म हो गया 1930। पहले मैंने शायद 24 मार्च बोल दिया था, इसको करेक्ट कर लेना। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942, ज्यादा ही बड़ा पेन हो गया कुछ। 8 अगस्त 1942। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह 1919। ठीक है, खिलाफत एजिटेशन 1919। लेकिन मैम अब कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन पहले हुआ है ना, इनमें से कैसे पता चलेगा कि कौन पहले हुआ है? थोड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया क्या? क्योंकि खिलाफत थोड़ा सा एक्सटेंड होता है और ये 1920 तक जाता है। और ये भी तो याद रखना पड़ेगा ना, जब रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हम कर रहे थे तो हमारी आवाज दबा दी गई। फिर मैम हमने क्या करा, हमने रियलाइज करा कि भैया हम यूनाइटेड नहीं है। तो गांधी जी ने यहाँ पर, जो हमारे गांधी जी थे, जो हमारे फादर ऑफ नेशन, उन्होंने 2 लोगों से मदद ली, जिनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये 2 ब्रदर थे। ध्यान से सुनना, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ये 2 ब्रदर्स थे। अब होता ये था, जो पुराना टर्की था ना, जो जिसको कि यहाँ पर एक तुर्की एम्पायर होता था, वहां पर एक गद्दी होती थी खलीफा, और उस खलीफा को अंग्रेज छीनना चाहते थे, ब्रिटिशर्स छीनना चाहते थे, और जहां पर जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था वहां पर अपना प्रशासन लागू करना चाहते थे। अब जब ये इनका भी दुश्मन अंग्रेज है और हमारा भी अंग्रेज दुश्मन है, तो हमने कुल मिला के दोनों चीजों को प्लस करके खिलाफत इशू उठा दिया था। लेकिन खिलाफत इशू के बाद इनको ज्यादा जो है सक्सेसफुल हो नहीं पाया, क्योंकि हमारा रॉलेट एक्ट अनसक्सेसफुल हो गया, एनसीएम हमारा अनसक्सेसफुल हो गया। तो ये बात थी। तो हमारा अब बताओ आंसर क्या होगा? सबसे पहले रॉलेट सत्याग्रह आ जाएगा, और जहां पर सी है वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। पहले रॉलेट तो एक्ट हुआ, फिर एजुटेशन हुई खिलाफत की, फिर दांडी मार्च हुआ, फिर क्विट इंडिया हुआ। ठीक है, बस ये तो बुरी कहानी थी। ओके, बस यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलो, इतनी बातें क्लियर हैं तो जल्दी से बताओ। इतनी बातें क्लियर हैं, इतनी बातें क्लियर हैं तो जल्दी से बताओ। ठीक है, इतना हम लोगों को यहाँ पर बस चीजें जाननी थी। अब एक आपको मैंने होमवर्क दे दिया आर्म्स एक्ट वाला, वो आप लोगों को कर लेना है। बाकी हम हमारी हिस्ट्री की क्लास करेंगे नेक्स्ट, तब करेंगे बाकी सारी चीजें। ठीक है, होमवर्क बता देना। आई थिंक शाम को हमारी जो स्ट्रीमिंग होती है वो शाम तक एंड होती है, तो आप कोई बात नहीं, शाम को आराम से जो एंड हो जाएगी तो आप यहाँ पर सारी चीजें कर सकते हो। अब बताओ, मजा आ गया ना? बहुत बढ़िया, कितनी सारी चीजें कर ली हमने आज की क्लास में, है ना। अशोका से लेके हमने, मतलब एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक अपनी पूरी सारी चीजें खींच दी है यहाँ पर, है ना। कितने सारे कंसेप्ट कर लिए। अभी तो 1 महीना है, 1 महीने में हम तुम्हें अगर 1000 क्वेश्चन ना कराएं तो क्या फायदा, है ना। ठीक है, चलिए, और कोई दिक्कत परेशानी? मैम आप कहाँ से हैं? दिल से। मैम क्लास 8 की हिस्ट्री की थ्योरी पढ़ा दो प्लीज। कह रहे हैं 2000 क्वेश्चन कराओ, जान ही ले लो हमारी। कोई दिक्कत नहीं है, रेज वर्ल्ड अभी हमारे पास 1 महीना है, एंड प्लीज अभी से 1-2 घंटे 3 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। फिर क्योंकि 10-15 दिन पहले फिर बोलोगे मैम अब तो 10-15 दिन ही रह गए, फिर हम कितनी हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी? बस झूठी तसल्ली दे पाएंगे फिर तो, है ना। अभी से तो 2-3 घंटे ही तो पढ़ने हैं, पर वो 2-3 घंटे ऐसे होना चाहिए कि तुम्हारा आउटपुट ऐसा हो कि भाई साहब 50-60 घंटे पढ़ ली हो, है ना। ठीक है, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सो अब मिलते हैं कल की क्लास में, एंड कल की क्लास एज यूजुअल आपको मिलेगी 11 बजे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।